यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज फिर से हम जो है वो नावल मेरा दिल पुकारे तुझे का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बेटा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ डिस्चार्ज करने की। तुम्हारी माँ बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। वो देखना चाहती है तुम्हें। हुसनैन रज़ा मीर आज फिर उसे साथ आने के लिए राज़ी कर रहे थे, जो पिछले एक हफ्ते से उनके इतने कहने के बावजूद भी डिस्चार्ज होने के लिए तैयार ही नहीं था। उनकी समझ से बिलातर थी ये बात कि पहले हॉस्पिटल के नेम से चिढ़ने वाला अब वहाँ से निकलने को ही तैयार नहीं है। बाबा, बोला ना मैंने आपको, जब तक मेरा ज़ख्म बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूँगा। अब इस बार मैं मज़ीद कोई बात नहीं सुनना चाहता। आहान के दो टोक लहजे पर हुसनैन रज़ा मीर ने हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर ली। हर एक पर अपना हुक्म चलाने वाले अपने लाडले के सामने आकर बेबस हो जाते, जो ज़िद और गुस्से में उनसे बहुत आगे था। पास खड़ी नर्स को हदायत देते इस्माइल ने उसकी बात पर दिल ही दिल में उसे कोसा था, जो किसी सूरत यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था और पिछले एक हफ्ते से उसकी जान अजाब में डाली थी। उसका ज़ख्म अब काफ़ी बेहतर हो चुका था। डॉक्टर साहिबा, मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसके मामले में मैं किसी किस्म की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस्माइल को अपने रौबदा लहजे में हदायत देते वो आहान से मिलकर गार्ड के साथ वहाँ से निकल गई। डॉक्टर साहिबा, तुम कहाँ जा रही हो? शायद तुमने सुना नहीं, अभी मेरे वालिद मोहतरमा क्या कहकर गए हैं। इस्माइल बाहर की तरफ बढ़ ही रही थी जब आहान की बात पर पलटकर उसे सवालिया नज़रों से देखा। मेडिसिन तो दे दें, आपको इससे ज़्यादा आपका और कैसे ख्याल रखा जाए। इसकी तरफ देखते इस्माइल लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोली, जिसका दिल कर रहा था इस शख्स की आंखें नोच ले, जिनसे वो इसे बेबाकी से घूरता था। करीब तो आओ, बताता हूँ कि कैसे ख्याल रखा जाता है। अब इतनी दूर से कैसे समझ आएगा। इसे पास आने का इशारा करते वो मायनी खेजी से बोला, वो रबिश, आपके इतने दिनों से फजूल हरकतें खामोशी से बर्दाश्त कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। वो और लड़कियाँ होंगी जिनको ये सब पसंद होगा, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। तो आप उन्हीं पर ही ये ट्राई किया करें। मुझे उन जैसे समझने की गलती मत कीजिएगा। उसकी बात और लहजे पर इस्माइल गुस्से से लाल होती हुई बोली। जब इस्माइल की बात सुनकर आहान रज़ा मीर ने कहका लगाया, अभी तो मैंने कोई फजूल हरकत की ही नहीं डॉक्टर, तुम अभी से तंग आ गई। आगे क्या होगा तुम्हारा जब मैंने सच में कोई ऐसी हरकत कर दी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उन सब जैसी नहीं हो जो मेरे एक और इशारे पर मेरी बाहों में होती हो, लेकिन हाँ, तुम पर कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर अना तो तुम भी यही होगी। शट अप, बहुत होगी तुम्हारी फजूल बकवास। अब मैं किसी सूरत में भी इस रूम में ड्यूटी नहीं करूँगी। इस्माइल गुस्से से कहती वहाँ से निकल गई। मासूम सी डॉक्टर साहिबा, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा ये मुझ पर चलाना तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। इस्माइल के यूँ गुस्से से जाने पर आहान रज़ा मीर आगे का सोचते हुए बोला। पहली ही नज़र में डॉक्टर इस्माइल इसे बहुत पसंद आई थी और ऊपर से इसका एटीट्यूड, जिस तरह वो आहान रज़ा मीर जैसे शानदार शख्स को इग्नोर करती थी, ये बात आहान को मज़ीद उसकी तरफ तवज्जो कर गई थी। हर जगह की तरह यहाँ पर भी उसने बहुत से डॉक्टर्स को इसके स्टेटस और पर्सनैलिटी से मरगूब होते हुए देखा था, लेकिन डॉक्टर इस्माइल उन सबसे मुख्तलिफ लगी थी, जो उसकी नज़रों में भी बेबाकियों की तरह अपने लिए स्ताइश देखना चाहता था, लेकिन उसकी निगाहों में अपने लिए नागवारी देख वो इसे मज़ीद जज करता रहता। वाह आपी, क्या बना रही हो आप? हुमा किचन में दाखिल होते हुए बोली। इस्माइल ने आज हॉस्पिटल से छुट्टी की थी। इतने दिनों की टफ रूटीन से वो थक चुकी थी, थोड़ा रेस्ट चाहती थी और कल से उसने अपने सीनियर डॉक्टर उस्मान से बात करके आहान रज़ा मीर के रूम से अपनी ड्यूटी हटवा ली थी। अब वो काफ़ी मुतमईन थी और मज़े से कुकिंग करते आज का दिन इंजॉय कर रही थी। उसे कुकिंग का बहुत शौक़ था, उसके हाथ में जायका भी बहुत था। उस वक्त भी बयानी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, जिस पर हुमा किचन में खींची हुई चली आई।
बिरयानी आहत की फरमाइश पर इस्माइल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस उसी की बात की अहमियत है आपके आगे। जो इतने दिनों से केक की फरमाइश कर रही है वो भूल ही गई आप। हुमा मुंह फैलाते हुए नाराज़गी से बोली, मेरी ड्रामा क्वीन, ज़रा फ्रिज खोल कर तो देखो। इस्माइल की बात पर हुमा जल्दी से फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। वाह आपी, यू आर द बेस्ट। फ्रिज में पड़ा केक देखकर हुमा प्यार से उसका गाल चूमते हुए खुशी से बोली, जिस पर इस्माइल हल्का सा मुस्कुराई थी। वाह, मज़ा आ गया आज तो खाने का। सलमान साहब डिनर ख़त्म करते हुए बोले, ये आप सब लोग तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे रोज़ बदजायका खाना खाने को मिलता हो आप सबको। अस्मा बेगम मसमूई नाराज़गी चेहरे पर सजाते हुए बोली, बेगम आप भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन जो बात मेरी बेटी के हाथ की खाने में है वो इसमें नहीं। सलमान साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ वैसे ये बात तो मैं भी मानती हूँ। इस्मा बेगम प्यार से इस्माइल की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में अहमद ने आना है तो इधर चाय भिजवा दीजिएगा। सलमान साहब अपने दोस्त को बताते वहाँ से उठने गए अपने दोस्त का बताते वहाँ से उठ गए थे। अहमद उनके बहुत करीबी दोस्त थे, उनका एक दूसरे के घरों में बहुत आना जाना था। उस डॉक्टर को बुलाओ, मुझे उसके अलावा किसी से इलाज नहीं करवाना। आहान रज़ा मीर अपनी वजीहा चेहरे पर गुस्से के तासरात सजाए सामने खड़ी नर्स की तरफ देखता क्रक लहजे में बोला। नर्स उसके चिल्लाने पर सहम कर जल्दी से वहाँ से निकल गई थी। डॉक्टर इस्माइल पीछे 2 दिनों से उसके रूम में नहीं आए थे। इसका मतलब यही था कि अपने कहे के मुताबिक वो अपनी ड्यूटी हटवा चुकी है वहाँ से। डॉक्टर इस्माइल, आपको डॉक्टर उस्मान बुला रहे हैं। वो अभी अपनी ड्यूटी करके सिद्रा के साथ कैंटीन में आकर बैठी ही थी जब वार्ड बॉय इसके पास आए। ओके, इन्हें कहें कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। इस्माइल को शिद्दत से चाय की तलब हो रही थी। चाय पिए बगैर उठने का तो इसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वो रूम नंबर 27 के बेशद ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया हुआ है, इसलिए डॉक्टर उस्मान का कहना है कि अभी और इसी वक्त इधर पहुंची। उसको ना उठता देख वार्डरोब बॉय फिर से बोला था। इसकी बात सुनते चाय की तरफ जाते इस्माइल के हाथ वहीं रुके, आंखों में नागवारी की लहर दौड़ी। मैंने कहा था ना मीर साहब दीवाने हो चुके हैं तुम्हारे, किसी सूरत में अपने रूम से तुम्हारी ड्यूटी हटने नहीं देंगे। सिद्रा उसका गुस्से से लाल होता हुआ चेहरा देखकर बोली। जब उसकी बात का जवाब दिए बगैर इस्माइल गुस्से से उठी थी। डॉक्टर उस्मान उसे रूम के बाहर ही खड़े मिले। सर, आपने बुलाया मुझे? रूम के दरवाजे की तरफ देखती वो खुद पर कंट्रोल करती हुई बोली। अच्छे से जानती थी कि इन्होंने इसे यहाँ क्यों बुलवाया। डॉक्टर इस्माइल मौजूद के साथ, लेकिन मैंने आपकी इस रूम में ड्यूटी लगा दी है। अगर ये मामला मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर आपके साथ ताउन करता। इस्माइल ने डॉक्टर उस्मान की तरफ निगाह उठाकर देखा था, जो इस हॉस्पिटल के मालिक होने के बावजूद भी इस रईसजादे के सामने काफ़ी बेबस लग रहे थे। इस्माइल को अपना ऑर्डर सुनाते उससे नज़रें चुराते वहाँ से निकल गए। इस्माइल ने जैसे ही रूम में कदम रखा, उसकी नज़र सामने बेड पर तकिए से टेक लगाकर लेटे आहान मीर पर पड़ी, जो चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट सजाए शौक नज़रों से इसे देख रहा था। मुझसे पीछा चढ़वाने की नाकाम कोशिश करना छोड़ दो डॉक्टर इस्माइल सलमान, उसे सामने खड़ा देखकर वो जताते हुए लहजे में बोले और फिर अपने बेड से उठते इसके सामने आ खड़े हुआ था। जब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो तो जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? इस्माइल सर उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बोली। ठीक? किसने कहा कि मैं ठीक हो गया? बिल्कुल भी, तुमने तो मुझे मज़ीद अपना बीमार बना दिया। आहान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। देखो प्लीज़, मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही सादा और शरीफ घराने की लड़की हूँ। प्लीज़, तुम्हारी इस बिहेवियर से मेरी काफ़ी बदनामी हो सकती है। इस्माइल तहम्मुल से उसे समझाते हुए बोली, क्योंकि हॉस्पिटल में वो अपने बारे में आहान की हरकतों की वजह से कुछ गलत बातें सुन चुकी थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा घराना शरीफ नहीं है? उसकी बात का अपने ही मतलब निकालता वो मज़ीद मजाक उड़ाते हुए बोला। जब इस्माइल ने अपनी इतनी संजीदा बात के ऐसे जवाब गुस्से से उसकी तरफ देखा, आहान की नज़रें उसके गुस्से से फूले हुए चेहरे पर अटक गईं।
वो जब भी गुस्से में होती थी तो इसके गुलाबी नरम नरम से फूले गाल मज़ीद फूल जाते, और इस वक्त भी यही हुआ। जब इसके करीब खड़े आहान रज़ा मीर ने बेखुदी में इसको छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसका इरादा बांध पर इश्मिल इसका हाथ झटकती पीछे हुई थी। अपने हाथ झटके जाने पर आहान ने गुस्से से अश्मिल की तरफ देखा और ज़ख्म की परवाह किए बगैर उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। छोड़ो मेरे हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? छोड़ो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। इश्मिल उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली, ओके मचाओ शोर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारी वो क्या कह रही थी तुम? हाँ, बदनामी हो सकती है। इसकी दोनों कलाइयों को एक हाथ की गिरफ्त में लिए दोनों हाथों से इसके गालों को छुआ था। इश्मिल ने फ़ौरन हसरत से अपना चेहरा पीछे किया। तुम्हारा ये अंदाज मेरे अंदर मौजूद तुम्हें हासिल करने के जज्बात को मज़ीद हवा दे रहा है, इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब से तुम पर सिर्फ मेरा हक है, और हाँ, वो दुनिया दिखावे के लिए बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना, वो भी जल्दी पूरी कर दूंगा मैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ इस हॉस्पिटल से, लेकिन मेरी बात याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसकी कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद करते इस पर एक गहरी नज़र डालता वो वहाँ से निकल गया। उसके कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम पेंडिंग थे, इसलिए वो मज़ीद अब यहाँ नहीं रुक सकता था। इश्मिल ने अपनी कलाई की तरफ देखा, जो उस शख्स की सख्त गिरफ्त की वजह से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो दुपट्टे से अपने गाल को रगड़ती परेशानी से सर पकड़ती वहीं बैठ गई थी। बेटा तुम रेस्ट कर लो, कुछ दिन काम तो होता रहेगा। अभी 2 दिन पहले ही तो डिस्चार्ज हुए हो और तब से मुसलसल काम में मसरूफ़ हो। हुसनैन रज़ा मीर उसकी तरफ देखते फ़िक्रमंदी से बोले, मैं भी तो उसे कब से यही कह रही हूँ, ये मेरी बात कब सुनता है। हाजरा बेगम भी बेचारगी से आहान की तरफ देखते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतने दिनों से रेस्ट ही कर रहा हूँ। आहान उनकी बात पर स्पाट से अंदाज में बोला, पहले आप दोनों मुझे ये बताएं, ये हिना की शादी का क्या मामला है? मैंने आप लोगों को मना किया था ना, इनकार कर दें उन लोगों को, हिना की शादी वहाँ नहीं होगी। मेरे चंद दिनों की बेखबरी में आप लोगों ने उसकी बात भी पक्की कर दी। मेरा सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, मरा नहीं था। आहान उन दोनों की तरफ देखता हुआ सर तासरात के साथ बोला, अल्लाह न करे कैसी गलत बातें मुंह से निकाल रहे हो। देखा हुसैन, आपने मेरे बेटे के आते साथ ही उस माँ बेटोनिक का कर दिया, इससे हमारी चुगली। हाजरा बेगम गुस्से से बोली, तो क्या गलत किया इन्होंने? अगर आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ ऐसा करती? आहान हाजरा बेगम की बात पर उनकी तरफ देखता हुआ बोला, लेकिन मैं उन लोगों को ज़ुबान दे चुका हूँ। आहान की बात पर हुसनैन रज़ा मीर फ़ौरन बोली, तो ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आप तो जैसे ये बात भूल ही बैठे हैं कि वो दोनों आपकी सगी औलादें हैं। लेकिन जो भी है, मैं इस बारे में अब मज़ीद कोई बहस नहीं करना चाहता। हिना की शादी वहाँ बिल्कुल नहीं होगी। अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का कोई और तरीका ढूंढें। आप हिना की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। आहान हुसनैन रज़ा मीर को तंजिया अंदाज में बावर करवाता वहाँ से उठ गया। देखा कैसे आते साथ ही मेरे बेटे को इन लोगों ने पटा दिया, और आपका कहना है कि बेचारी हैं? वो बेचारियां ऐसे नहीं होती। हाजरा बेगम अपना प्लान ख़राब होने पर गुस्से से भटकती हुई बोली, जबकि हुसनैन रज़ा मीर ने इसी वक्त खामोश रहना ही ठीक समझा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आहान दरवाजे पर हल्का सा नॉक करते हुए बोला। मेरी जान अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? अस्मा बेगम आहान की आवाज़ सुनती खुशी से बेड से उठती हुए बोली, माशाल्लाह बेटा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तुम्हारी एक्सीडेंट का सुनकर तो दिल इतना बेचैन था, अब तुम्हें अब सामने सही सलामत देखकर सुकून आया। अस्मा बेगम उसको परेशानी पर बोसा देते हुए बोली, जो उनकी इतनी मोहब्बत पर वो मुस्कुराकर रह गया। देख लें, फिर आपकी दुआओं की वजह से ही मैं बिल्कुल ठीक आपके सामने खड़ा हूँ। आहान उनका हाथ थामकर मोहब्बत से बोला, एक बात पर मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई यहाँ और आपने मुझे बताया तक नहीं। इसका यही मतलब है ना कि आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती। आहान उनकी तरफ देखता हुआ नाराज़गी से बोला, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम जानते हो
तुम मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर अजीज़ हो। मैं किसी किस्म का कोई फसाद नहीं चाहती, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझा। अस्मा बेगम नज़र चुराती हुई बोली। अब वो उसे हाजरा बेगम की धमकी के बारे में क्या बताती जो उन्होंने आहान को कुछ भी ना बताने के लिए दी थी। वो नहीं जानती थी कि आहान को कैसे पता चला। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे पूरा यकीन था कि आप ज़रूर आएंगे। हफ्सा आहान को अस्मा बेगम के पास बैठा देख चहकते हुए आगे बढ़ी। कैसी है मेरी गुड़िया? आहान इसे बाजू के घेरे में लेते हुए मोहब्बत से बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच भैया मेरी एक कॉल पर फ़ौरन आने के लिए। हफ्सा आहान के साथ लगकर बैठी, जो उसकी बात पर अस्मा बेगम ने उसे घूरा। देख रहे हैं भैया आप, अम्मी मुझे कैसे गुस्से से देख रही हैं। मैंने आपको क्यों बताया? आपके जाने के बाद ये मुझे डांटेंगी भी। हफ्सा मुंह बनाते हुए आहान को उनकी शिकायत करती बोली। बिल्कुल भी नहीं बड़ी अम्मी, मेरी गुड़िया को किसी ने नहीं डांटना और बहुत अच्छा किया इसने मुझे इन्फॉर्म करके, और आइंदा भी ऐसे ही करना। आहान ने अफसा की साइड लेते हुए कहा, जिस पर अस्मा बेगम हौले से मुस्कुराईं। हिना नज़र नहीं आ रही। आहान ने हिना की गैर मौजूदगी नोट करते हुए पूछा। आप भी मेरे कमरे में हैं? हफ्सा के बताने पर आहान उस तरफ बढ़ गया। दरवाजे की आवाज़ पर हिना ने सर उठाकर देखा, लेकिन सामने खड़े आहान को देखकर वो रोते हुए भागकर इसके गले लगी। भैया मुझे ये शादी नहीं करनी। हिना उसके साथ लगी रोते हुए बोली। रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई जिंदा है, अभी तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। आहान की बात पर हिना ने सुर्ख आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, हिना आंसुओं के दरमियान बोली। मैं सब जानता हूँ और मेरी बाबा से बात हो चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए अब ये रोना बंद करो। आहान ने उसके आंसू साफ करते प्यार से कहा, जिस पर हिना ने आंखों में हैरानगी लिए उसकी तरफ देखा। आप सच कह रहे हैं? इसकी बात पर आहान ने असबात ने सर हिलाया। थैंक यू सो मच भाई, आप बहुत अच्छे हैं। हिना खुशी से भरपूर लहजे में बोली। उसे अपने ये भाई जान से बढ़कर अजीज था, जो एक घने साए की तरह हर वक्त उसके लिए मौजूद होता, जो इसे खुश देखकर आहान भी मुस्कुराया था। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।